नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं नए व्यूअर्स से सबसे पहले अनुरोध करूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, पहली बार नहीं आ रहे हैं, 2-3 बार आ चुके हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अब हमारे लिए एक बड़ा पावरफुल पैनल है फ़ेज़ 2 का विश्लेषण करने के लिए। आपके साथ हैं हमारे ओंकार जी, अभिषेक जी और एक महाराष्ट्र के एक नए स्पेशलिस्ट हमारे पास आए हैं, मिस्टर वरुण उपासनी। हो सकता है आपने इनको कभी देखा हो। देखा हो तो कहाँ देखा है, ये कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो ओंकार जी से सीधे आरंभ कर देते हैं। ओंकार जी, क्या गर्मी आई चुनाव में कुछ या नहीं आई? कहीं-कहीं आई है, कहीं-कहीं नहीं आई है। और उत्तर प्रदेश में, बिहार में पिछली बार के मुकाबले अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी अधिकृत आंकड़ा नहीं आया है चुनाव आयोग का, उसको आने में अभी और समय लगेगा। पर वो तो कल तक आएगा। 10% कम मतदान दोनों ही राज्यों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा-सा चिंताजनक है, क्योंकि फ़ेज़ 1 में भी यही शिकायत थी कि वोट जो है कम पड़ रहे हैं। तब तो तरह-तरह के बहाने बताए गए थे कि वो शुक्रवार भी था और शुक्रवार तो आज भी था। और कुछ फसलों की कटाई भी थी, गर्मी भी थी, छुट्टियों का एक मौका भी था, तमाम तरह की बातें। वो सारी चीज़ें आज भी लागू होती हैं, लेकिन ये कम मतदान होना थोड़ा-सा चिंताजनक है। या तो एक संतुष्टि का भाव लोगों के दिमाग में आ गया है कि भई नरेंद्र मोदी की वापसी हो ही रही है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, तो हमें ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, लंबी-लंबी कतारें लगाने की ज़रूरत नहीं है इस धूप में। दूसरा एक और कारण मेरी समझ में संजय जी ये आ रहा है कि इस बार आप मैं बिहार की तो नहीं कहता, वहाँ तो ज़मीन पर इस समय अभिषेक हैं तो वो बताएँगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे जो विपक्ष है, वो लगभग मैदान से गायब दिखाई दे रहा है। मतलब कोई ना जनसभाएँ हो रही हैं, ना रोड शो हो रहा है, ना अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कुछ किया जा रहा है, ना मीडिया में उस तरीके से उनको महत्व दिया जा रहा है। आप ज़रा याद करिए विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव लगभग हर मीडिया हाउस में लंबे-लंबे इंटरव्यू देते हुए, प्रोग्राम में बैठे हुए, इसके अलावा एक बस पर सवार होकर के पूरे प्रदेश में घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। इस बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष ने बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं? क्या बिल्कुल ये मान लिया है, ये स्वीकार कर लिया है कि 2024 का ये जो आम चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है, ये हमारे लिए है ही नहीं। हमें आगे अपने-अपने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है या आगे जो 2029 में लोकसभा चुनाव आएगा, उसी में ताकत लगानी है। एक और कारण समझ में आता है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े पैमाने पर अलग-अलग राज्यों में जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, उन्होंने कार्रवाइयां की हैं। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जब्ती भी हुई है, छापेमारी जम करके हुई है। अभी चुनाव की घोषणा से पहले भी कुछ राज्यों में सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो विरोधी दल हैं नरेंद्र मोदी के, उनके पास मुझे लगता है कि पैसा भी कम है, उनका ये तो हौसला सब भी लोग कह टूट रहे हैं गया कि है, पैसा बहुत कम है इनके पास। इनके पास पैसा भी कम है, तो लगाएँ कहाँ से? जो जो ये काला धन इनको मिलता था, हवाला से मिलता था, उसमें जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, गोवा चुनाव में जो 45 या 48 करोड़ रुपया साउथ ग्रुप से लेकर के बाँटा गया था, उसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिस तरीके से तिहाड़ दर्शन अ, करने का मौका मिल रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि सारे ही दलों में एक मायूसी भी है, एक हताशा भी है, एक निराशा भी है और उनके कार्यकर्ताओं में भी और उनके नेताओं में भी एक ये भाव आ गया है कि ये चुनाव तो
नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है। तो उनके जो मतदाता हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन तो फिर नीचे तक जाता है, उनके समर्थक तकों में जाता है। तो हम ये मान करके ना चलें कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के जो सपोर्टर हैं, जो मतदाता हैं, वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि ये जो विपक्ष के मोदी विरोधी मतदाता हैं, उनमें भी एक निराशा का भाव है। कहीं-कहीं अपवाद हो सकता है, जैसे मेरठ में, अमरोहा में, कुछ दूसरी जगहों पर हो सकता है कि वहाँ उस तरीके से मुकाबला होते हुए दिखाई दिया हो, पर सब जगह ये नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। एक बात और भी है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में इस बार मत प्रतिशत इसलिए भी कम है क्योंकि बड़े मेट्रोज़ जैसे आपके एनसीआर के जो बड़े मेट्रोज़ हैं, तो उनमें चुनाव था, गाज़ियाबाद में था, नोएडा में था, मथुरा में था। तो ये बड़े-बड़े शहर हैं थोड़े-से, इनमें वोटिंग अपेक्षाकृत कम हुई दिखती है। लेकिन बागपत जैसे क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ आंकड़े, पिछली बार 64.68 हुई थी। इस बार जो अभी तक जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके हिसाब से 55.93 हुई है। तो ये थोड़ा-सा हैरत वाली बात है, या तो फिर बागपत में जो विपक्ष है वो निकला ही नहीं, क्योंकि वहाँ पूरा ही एक तरफ से आपका एक तरफ़ा मामला था। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सही आकलन है आपका संजय जी। वही बात मैं कह रहा हूँ कि चूँकि वहाँ राजकुमार सांगवान लड़ रहे हैं और राजकुमार सांगवान ऐसे कार्यकर्ता हैं आरएलडी के, जो चौधरी चरण सिंह के समय से लगे हुए थे। कभी उनको कोई टिकट नहीं मिला, कभी उनको कोई बड़ा पद भी नहीं मिला। लेकिन एकनिष्ठ जिसको कहते हैं ना, उस तरीके से वो लगे हुए थे और किसी को यकीन नहीं था। वो किराए के एक कमरे में रहते हैं, घर में भी नहीं रहते। एक पश्चिमी कचहरी रोड पर एक वकील साहब हैं, उनका घर है, उनका एक कमरे में रहते हैं और वो किराया भी नहीं देते। वो कहते हैं कि साहब आपके कुछ थोड़े बहुत काम कहीं अटके हुए हों तो मुझे बता देना, मैं भाग-दौड़ करवा कर के जो है वो करवा लूँगा। तो ऐसे साधनहीन आदमी को बागपत से टिकट दिया गया। पर सबको पता है कि इस बार का नतीजा क्या रहना है। बीजेपी और आरएलडी का जितना कैडर है, जो इतने मतदाता हैं, जितने सपोर्टर हैं, वो सब उनके पीछे खड़े हुए हैं। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हो या दूसरे लोग हों या बहुजन समाज पार्टी हो, उनके कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं इस बात का एहसास है कि यार क्यों पैसे खर्च किए जाएँ? क्यों इतना पसीना बहाया जाए? कुछ सीटें तो हैं ना जहाँ से जीतना ही जीतना है बीजेपी और आरएलडी के कैंडिडेट को। तो वो भाव है वहाँ पे। तो अब मोटा-मोटा यदि देखें तो इस बार जो सीटें जो गई थी, वो असम की 5 सीटें थीं, बिहार में 5 सीटें थीं, छत्तीसगढ़ में 3 सीटें थीं और आपके छत्तीसगढ़ में अच्छा मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 1 सीट थी जम्मू की। कर्नाटका में 14 सीटें, 28 में से 14 सीटें थीं आज। तो सबसे बड़ा जो था वो कर्नाटका में था। नहीं बल्कि केरला की केरल 20 सीट, केरला की 20 सीटें थी और केरला में भी अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है। पिछली बार 70% प्लस था, इस बार 65 पॉइंट समथिंग है। मध्य प्रदेश में शुरू में तो बहुत ही कम चल रहा था, लेकिन बाद में 58% तक पिकअप कर गया। यहाँ पर 7 सीटों पे होना था, 1 पर रीशेड्यूल हो गया, 6 पर हुआ है। महाराष्ट्र में 7 सीटों पर हुआ है 8 और सीटों 8 सीटों पे हुआ महाराष्ट्र में। ओके, मणिपुर में आउटर मणिपुर का लगभग 3/4 एरिया पोल हुआ है, 1/4 जो था वो पहले राउंड में हो गया था। राजस्थान की 13 सीटें थी आज, त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीट और पश्चिम बंगाल की 3 सीट। ये 88 सीट थी, ओरिजिनली 89 थी, लेकिन उसमें से 1 सीट जो है वो चली गई है अगले राउंड में। तो अब अमरोहा की जो सीट थी ओंकार जी, जी। उसमें अच्छा कॉन्टेस्ट था। तो आप क्या लगता है कौन आगे है? देखिए साहब,
ठीक है, 2019 में दानिश अली बीएसपी मैं के केवल टिकट 2 ही पर सीट जहाँ कॉन्टेस्ट था वो मेरे हिसाब से वो डिस्कस करूँगा, अमरोहा और आपने अलीगढ़। आपने सही पकड़ा है। मैं मेरठ भी शामिल करूँगा इसमें, तीसरी ओके, सीट वो है। जी। अमरोहा से 2019 में बीएसपी के टिकट पर ये जीते थे दानिश अली। देखिए, उसमें और अब में अंतर आ गया है। तब आरएलडी भी साथ थी और बसपा भी साथ थी। तब जाकर के मतलब सपा भी साथ थी और आरएलडी भी साथ थी, तब जाकर के दानिश अली जीत गए थे। इस बार ठीक है, और कुछ जगहों पर कंवर सिंह तंवर 2019 में भी 45% वोट लेके आए थे। जी हाँ, तो मेरा कहना ये है कि इस बार ये 8 में से 7 जीती थी भारतीय जनता पार्टी 2019 में। इस जी, बार संजय जी 8 की 8 सीटें जीतेगी और अमरोहा में भी दानिश अली हारेंगे। क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के साथ एक वर्ग तो है, ये तो मान लेते हैं, और समाजवादी पार्टी भी है तो ठुक करके उनके साथ है। लेकिन जो अदर्स फिर रह जाते हैं, वो तो उनको वोट नहीं करेंगे। किस लिए वोट करेंगे? कोई बिल्कुल ही कांग्रेस का अंधभक्त है, तब तो अलग बात है, और वो मिल जाते हैं अभी भी। हर गली मोहल्ले में 1-2 घर ऐसे मिल जाएँगे जो अभी भी कांग्रेस के अंधभक्त हैं। वो राहुल गांधी के दीवाने हैं, पता नहीं क्यों हैं। तो तो हाँ, मतलब वो समझ में नहीं आता कि कई चीज़ें तर्कों से परे हो जाती हैं। तो वो है अभी, लेकिन वो उतने वोट नहीं होंगे कि दानिश अली की नैया को पार लगा दें। और वहाँ से कोई ऐसी खबरें भी नहीं आ रही हैं कि कोई बम-बम हो गया है मामला और कांग्रेस की जो हम लगा रहे थे कि एक भी सीट नहीं आएगी इस बार, तो अमरोहा ना हो जाए, रायबरेली, अमेठी की जगह, तो वैसा मुझे लगता नहीं है। मेरठ में शुरू में पता चल रहा था कि कुछ टफ फाइट चल रही है, दोनों तरफ से ही हेवी वोटिंग हो रही है जी हाँ, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो सुनीता वर्मा है समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट, उनके जी, पक्ष में जो मुस्लिम वोटर हैं वो उनका टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा है। कुछ इस तरह की सूचनाएँ आ रही थी। लेकिन जी, शाम को जब मेरी बात हुई, तो फिर पता चला है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, वो अच्छी खासी तादाद में निकले हैं और वहाँ पर भी सीट बीजेपी की निकल जाएगी। अलीगढ़ का जहाँ तक प्रश्न है, तो अलीगढ़ तो एक्चुअल में समीकरण ही वहाँ के कुछ ऐसे बन जाते हैं संजय जी, कि वहाँ इफ एंड बट की गुंजाइश बचती नहीं है। तो अलीगढ़ सीट भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत अलीगढ़ में ये रही है। कहा जा रहा था कि सतीश गौतम के प्रति लोगों की बड़ी अरुचि है, बीएसपी ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया है, इस कारण उनकी स्थिति खराब हो सकती है। हाँ, लेकिन वोट तो संजय जी मोदी के नाम पे पड़ता है, किसी गौतम के नाम पर या किसी अग्रवाल के नाम पर या किसी अरुण गोविल के नाम पे तो नहीं पड़ता। सब ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। जी। तो अब हम चलते हैं बिहार की ओर और बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग हुई है, पाँचों सीमांचल की हैं और पाँचों पर जेडीयू लड़ी है, बीजेपी इन पाँचों में से एक भी सीट पर नहीं है। ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है। तो हमारे भाई अभिषेक जी बताएँगे कि क्या आपने देखा? आप तो ग्राउंड पे भी थे आज शायद। आज भी था, 2 दिन से ट्विटर पे भी वीडियोज़ डाल रहे हैं, आप रिट्वीट भी कर रहे हैं। हुँ, वो दोनों वीडियोज़ ट्विटर पे 3 दिन से जो मैं डाल रहा था उसका एक कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने डाला। आपने ध्यान दिया होगा सर कि जो देशज या यूँ कहते हैं जिसको बिहारी या आजकल पसमंदा वाला एक एंगल जो है, हुँ, वो मिज़रेबली फेल होता हुआ नज़र आया। उस वीडियो में मैंने ग्राउंड पर जो 2 एक हन्नान थे और 2 और मुसलमान, उनसे मैंने क्लियरली पूछा था पहले ये कि आपको शौचालय के पैसे मिले? बोला मिला। किसान सम्मान निधि मिलता है? बोला मिलता है। बोला 5 जो अनाज है वो मिलता है? बोला हाँ, मिल रहा है। फिर मैंने लास्ट में पूछा कि आवास मिला क्या? बोला हाँ, मिला। वोट किसको दोगे? बोला हाँ, अच्छा। बहुत वायरल, वो तो आपने रिट्वीट भी किया, वो वायरल चल हाँ, रहा है। हाँ, हाँ। उसके बाद का अगला ये है कि उसने पूछा कि
मैंने बोला कि किस नाम पे? तो बोला कि नहीं, परिवर्तन के नाम पे, देश का राजतंत्र खत्म करना है। तो मैंने अच्छा। उसको डांट के पूछा, वो लिटरली उस मुस्लिम को, कि कमाल करते हो, नेहरू की बेटी इंदिरा के 2 बेटे संजय गांधी, राजीव गांधी, और राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी, और तुम मोदी को कह रहे हो राजतंत्र। लास्ट में बोला कुछ भी हो जाए हम हाथ पे वोट देंगे। कहने का आप भी मतलब गजब करते हैं अभिषेक जी, आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम में पता तो अकल है। का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो नहीं, मानियत है उसकी। नहीं, बात पता होने की नहीं है, लोगों को पता कराने के लिए कि मैं उतना डीप जा करके उनके बीच से बाइट लेकर के आया हूं। तो आप मोदी जी को मैंने टैग किया था, तो 1.5 लाख लोग तो उस वीडियो को देख चुके हैं ट्विटर पे जिस पे टैग किया है। मोदी जी को भी पता चलना चाहिए ना कि सब कुछ दे रहे हैं लेकिन वोट नहीं मिल रहा है। पहली चीज तो ये क्लियर करेंगे। अब आते हैं आपके सबसे वैसे मोदी पहला। जी तो आजकल फॉर्म में आ गए हैं, वो आजकल तो वो कोई हाँ, मुस्लिम ही मुस्लिम बोल रहे हैं, वो तो कोई डिफरेंस कर नहीं रहे। उनको कोई गलतफहमी नहीं है। वो उनको कोई गलतफहमी नहीं है। 2014 का नैरेटिव ले आए हैं वापस। नहीं नहीं, हाँ उनको हाँ उनको कोई गलतफहमी नहीं है। एक शॉर्ट्स भी डाला है जिसमें एक लड़का बाहर निकलता है, बोले वो किसको वोट किए हो? तो बोल रहा है उसको तो वोट नहीं किए जो मेरा 55% जमीन हड़पना चाहता है। गांव का लड़का, वो भी ट्विटर पर वीडियो 55% पड़ा। वाला तो मतलब सैम पिट्रोडा को धन्यवाद देना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ सैम पित्रोदा के क्यों, शुरू तो मोदी जी ने ही किया, चुनाव में रंग तो वहीं से, वो 55% तो एडेड है। अब आते हैं किशनगंज। बड़ा टफ है सर किशनगंज, काहे एक को वाक भाई, नहीं रहा कांग्रेस के लिए। ऐसा क्यों? वोटिंग परसेंटेज तो 10% कम है। सुनिए कहानी। मुजाहिद आलम, मोहम्मद जावेद, ये दोनों जितना अच्छा चुनाव लड़े उससे कहीं ज्यादा अच्छा चुनाव लड़ा है अख्तरुल इमाम, जो कि ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन से लड़ा। और 3 चीजें उसने साबित करने की कोशिश की है पूरे किशनगंज में। राजद एंटी मुस्लिम है, उसने शहाबुद्दीन की वाइफ को टिकट नहीं दिया। पप्पू यादव को हराने का प्रयास किया जा रहा है, जो भी आपके बीच का नेता है उसको हराने का प्रयास किया गया है। और राजद ने ही ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन के 4 विधायकों को मिला। अब बहुत अच्छा कैंपेन करा उसने, 25,000 का मात्र पिछली बार का मार्जिन था। अगर मुजाहिद आलम या अख्तरुल इमाम इस दौरान लूट ले जाए मजा इस लोकसभा चुनाव में, तो कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए इसको मैंने येलो में रखा है। अब आते हैं कटिहार। नहीं तो इसमें जो है जेडीयू का कौन है, वो भी निकल सकता है ना। हाँ, मुजाहिद आलम। हम्म। हिंदुओं ने तो झाड़ के वोट दिया, हिंदुओं ने तो पक्का वोट किया इस पूरे चुनाव में, जो सीमांचल में बांका को चतुष्कोणीय छोड़ रहे। चुनाव में तो जो 30% 35% ले आएगा वो जीत जाएगा। कंप्लीट पोलराइजेशन हुआ है, कंप्लीट पोलराइजेशन। दुलाल चंद गोस्वामी जो कि कटिहार से जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी जिसका कोई ठिकाना नहीं। मोदी जी ने चुनाव प्रचार शुरू किया, पिक करना शुरू हुआ। मैं कटिहार शहर के अंदर घूम रहा था, तो किसी ने कहा कि कुत्ता खड़ा हो जाएगा, मोदी जी बोल रहे हैं मोदी जी को वोट देंगे। मैंने बोला भाई ऐसा क्या है? बोला सब मुसलमान उधर वोट दे रहे हैं, हम इतने गए गुजरे तो नहीं है। अब ये जो सेंटीमेंट है ना, वो फिर विकास और सारे मुद्दे फिर गौण हो जाते हैं सर। दुलाल चंद गोस्वामी और तो कटिहार में तो हिंदू हिंदू अभी भी मेजोरिटी में है। हाँ, नहीं, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि लोग कह रहे हैं कम वोटिंग। कटिहार की तो ठीक ठाक वोटिंग हुई है, 61% तो अभी तक का आंकड़ा आ गया है कटिहार में। पिछले साल के हिसाब, 2019 के हिसाब से हम देखेंगे ना, बढ़िया वोटिंग हुई कटिहार। कटिहार है 57.89। नहीं, 61% मेरे पास आंकड़े आ गए हैं। 61% का अभी आया हुआ है, तो वोटिंग हुआ है। पिछली बार कितना हुआ था? 59 के आसपास था। ठीक है, ना पिछली बार था 67.64। एक सेकेंड, पिछली बार का स्क्रीन पर सारे आंकड़े हैं। ओके ठीक है, हाँ 67 था, राइट। तो थोड़ा कम हुआ है, 61% तो अभी आ रहा है, नॉट बैड। 4% टोटल बिहार में कम हुआ। और उसको लेकर के मैंने एक शो में बताया था कि जितने लोग होली में इस बार आकर के वापस नौकरी को चले गए, उनका वापस आके वोट देना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि
2014 में मोदी को लाने की जिद थी, 2019 में मोदी को जिताने की जिद थी, 2024 के चुनाव में इनको पता है अब मोदी जी जीत जाएंगे, तो थोड़ा सा वो रिलैक्स हुए। पहला कारण। दूसरा कारण, यहां से मुसलमान भी ईद के बाद निकल गए। अरे छुट्टी ईदे तक का मिलता है भाई, वो भी डाउन हुआ है। इन दोनों ये चीजों को सभी लोग, जगह देखा गया है कि मुसलमानों का परसेंटेज डाउन है। उत्तर प्रदेश में तो काफी डाउन है, आप राजस्थान में भी किशनगंज काफी का डाउन। दीजिए ना सर, देखिए ना किशनगंज का वोटिंग देख लीजिए ना, हाँ 12% डाउन है। 12% किशनगंज में डाउन हो गया है। कैसे डाउन हो गया? 12 नहीं, सॉरी 10% डाउन है, बल्कि किशनगंज जैसा 9% हो गया। लोकसभा जहां इतना अधिक मुसलमान है, वहां इतना कम वोटिंग हो रहा है। तो ये जो आकलन हो रहा है कि हिंदू कम वोटिंग कर रहे हैं, तो रामपुर में क्यों कम हुआ? उधर तो धन की कमी है, धन की कमी है, पहुंच नहीं पा रहा वहां तक। सर धन की कमी यहां भी है सर। नहीं, तेजस्वी के पास काहे की धन की कमी है? क्या बात कर रहे हैं सर? धन की कमी दिखाएंगे कैसे? नजर में तो है ना ईडी सीबीआई, फंसे हुए ना सर। अभी रिस्क नहीं ले सकते ना 2025 के पहले जाने का। कोई बात नहीं। कितनी रैलियां की, पूरा पूर्णिया में उतार दिया तेजस्वी यादव ने कुनबा की, पप्पू यादव को हराना है। 42 विधायक उनके घूम रहे हैं। बीमा भारती के पति स्वयं बाहुबली माने जाते हैं बड़े, और पप्पू यादव स्वयं कैमरे पर कोई बात करने को तैयार नहीं कि किसको वोट कर रहे हैं। कैमरा बंद करो, ऑफ कैमरा पूछो तो 10 में से 6 लोग जो साइलेंट वोटर है वो बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को वोट नहीं करेंगे। कहानी में ट्विस्ट ये है। तो कैमरा पर जो नजर आ रहा है वो ऑफ कैमरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मतलब अपराध का आप लंबा पप्पू यादव को भी हरा रहे हैं, मतलब आप 1.5 लाख वोट से कम जीतेंगे संतोष कुशवाहा, कम से कम 1.5 लाख वोट। और बिहार में ये ठीक ठाक मार्जिन माना जाता है। अरे राम राम, आप तो हमारे दिल को बिल्कुल दहला दे रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं दहलाया। बागा से लोकसभा में बागा से लोकसभा में लोकसभा जी में पत्रकारों का मन कैसे लगेगा पप्पू यादव अगर आप नहीं भेजेंगे? सर देखिए, अब आपका मन तो लगा रहे हैं सत्य हिंदी वाले, वहां तो बीजेपी शायद 25-26 सीट ही अब पूरे 2 चरणों में जीत रही है, तो अरे वहां तो मन लग ही योगेंद्र रहा है। यादव का नहीं देखे हैं क्या? नहीं, अरे क्या लीजिए, बोले? योगेंद्र यादव तो 10 सीट जिता रहे हैं राजस्थान में, और बीजेपी की बीजेपी 20 को सीट बीजेपी की 20 सीट कम कर रहे हैं आपके उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश में। में, हाँ और हाँ, बिहार में भी 10 सीट कम कर रहे हैं, और बाकी कम करते करते तो 200 पे ले आए हैं वो भाई। हाँ, तो वो तो पहले उनका भी पहले से भी यही एजेंडा था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और आदरणीय गुरुजी भाऊ तोरसेकर सर भी कहते हैं, 3 जून तक तो बीजेपी रोज चुनाव हारेगी, लेकिन 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा उसी दिन चुनाव जीत जाएगी। अब दिक्कत क्या है सर, मैं ये तो ग्राउंड स्वयं कवर किया हूं, और ये तो दर्शक भी देख रहे हैं कि अभिषेक धूप में भी ग्राउंड पर है, तो मैं तो ग्राउंड कवर किया हूं, और जो पोलराइजेशन है, जो इंपैक्ट है, और नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने दम पे सेकेंड फेज का इलेक्शन बदल दिया, वो भी जदयू के लिए। सर बड़ी बात तो ये है, सभी सीटों पर जदयू लड़ रही है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने पिक किया ना कि आपका मंगलसूत्र तक छीन लेंगे, वो गांव गांव तक पहुंचा, एकदम पोलराइज हुआ। ये बात तो इंफॉर्मेशन उनके पास पहले फेज में भी थी, वो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे बोलेंगे। आप में से कई दर्शक हो सकता है पूछ रहे होंगे यूपी को लेकर के भी, मैं आऊंगा वहां पर, लेकिन भागलपुर को लेकर के बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे होंगे। भाई वोटिंग कम हुई है, अजय मंडल अजीत शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला है। अजय मंडल जदयू से, अजीत शर्मा नेहा शर्मा जैसी हीरोइन के पिताजी हैं, और विधायक भी रहे हैं कांग्रेस से, बड़े नेता हैं। लेकिन सर 2.5 लाख का मार्जिन था पिछली बार, बिहार के भागलपुर में 2.5 लाख का मार्जिन। दलित, पिछड़ा, वनवासी लोग, और थोड़ा बॉर्डर एरिया का संथाल, सब तीर छाप ब्लाइंड वोटर है। उसको उसके बाद मोदी का वोटर भी तो है आपके इसमें। नहीं, वो तो है। मैं करेंगे? एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं, दर्शक शायद जो बिहार के भागलपुर के समझ जाएंगे।
उनसे आप 100 बात कहिए कि अरे मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, वो अगर अगेंस्ट भी रहते तो वो सब बात कहेंगे, हाँ नीतीश कुमार कुछ नहीं किया, सब बात ठीक है, लेकिन वोट नीतीश को दे। इस बात का कोई उत्तर नहीं है सर, वहां लॉजिक काम नहीं करता। वो इसलिए करता है कि हर गांव में आपको जीविका दीदी मिल जाएगी। ये लोग नहीं समझते नीतीश ने क्या बदल दिया है। नीतीश कुमार के एक मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूं सर, जिस स्टेट में 5 बजे शाम के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस स्टेट में महिला पुलिस विभाग में शामिल होकर के अब सुरक्षा दे रही है स्टेट को। ये कम बड़ा महिला सशक्तिकरण है क्या? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में लोगों को देना है। जिस स्टेट में 5 बजे शाम के बाद निकलती नहीं थी और मास लेवल पे भर्तियां हुई हैं सर, लोगों को ये नजर नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उसका रिजल्ट का इंपैक्ट आपको भागलपुर और बांका में गिरधारी यादव जेडीयू से लड़े जयप्रकाश यादव के अगेंस्ट में, 2 बार पहले भी जयप्रकाश यादव चुनाव हार चुके हैं और क्या बोलते हैं वो लोग उनकी भाषा में, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हारेंगे। ये सही मैंने प्रोनाउंस किया था, गलत किया था? हाँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है, इस बार भी हारेंगे। तो ये कहानी है बिहार की। लेकिन 1 मिनट में यूपी पे लूंगा सर। अमरोहा सीट पर लोग बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे। ना बीएसपी है, ना आरएलडी है, दानिश अली के समर्थन में ना बड़ी रैलियां हुई, ऐसा क्या तोप मार दिया कि क्या अमरोहा बात कर सीट रहे जीता? हैं, इतनी बड़ी रैली हुई जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दोनों ने अपना हाथ मिला के उठाया है। क्या कह रहे लोग हैं? कहां थे सर? रैली तो गजब हाल है सर। महाराष्ट्र में पोलिंग देखिए कितना ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हुआ? अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क होंगे, कुतर्क हो सकते हैं। सत्य तो यह कि कैडर विहीन पार्टियां लड़ रही हैं वहां पर। ना एनसीपी के पास अपना कैडर है, पोलिंग बूथ नहीं पे एजेंट नहीं मिल रहा है सर एनसीपी के लिए। कांग्रेस के लिए वही हाल है आज मैं महाराष्ट्र में। आपने ये बात कही तो मैं आपको आज मैं देख रहा था टीवी9 पे अमिताभ अग्निहोत्री का शो आता है, तो डॉली जी शर्मा वहां से लड़ रही है नोएडा से। हाँ। तो कह रहा था कि मैं गजब गया था वहां वाह पे बूथ पे 40-45 मिनट रहा, वहां कोई है ही नहीं कांग्रेस की तरफ से, बेचारी का पैसा खर्च करवा दिया। हाँ है, नहीं मैं नहीं वही कह रहा यही हूँ। यही हालत हमारे वाले उस पर थी बूथ पर। मैं गया था करीब 12:30-1 बजे के आसपास गया था। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो बस्ते लेकर के बैठे थे, पर्चियां बना रहे थे, वहाँ तो ठीक ठाक भीड़ थी। कांग्रेस वाले पे 3 या 4 ही लोग खड़े हुए थे और बाकी सारी कुर्सियां खाली भी पड़ी थी, बस 1-2 लोग बैठे हुए थे। तो ये तो हाल तो बात वाकई बेहाल है। नहीं मैं तो वही कह अब रहा हूँ कि सर चुनाव जीतने के लिए कैडर तो होना चाहिए सर। बात तो आपकी सही है, तो आप चलते हैं थोड़ा महाराष्ट्र में। वरुण जी वेट कर रहे हैं बहुत देर से, उनसे पूछते हैं कि भाई महाराष्ट्र में 58.85% क्या हुआ? महाराष्ट्र में सर एक तो इस बार जो 8 सीट थी उसमें से दर्शकों को बता दूं कि 3 सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी, 4 शिवसेना के पास थी और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थी नवनीत राणा अमरावती से, वो अभी बीजेपी से लड़ रही है। तो वैसे आठों के आठों सीट अभी एनडीए फैक्शन के पास थी, पर इसमें से पिछली बार 3 सीट पे क्लोज कॉन्टेस्ट था। एक तो अमरावती का था जहाँ पे नवनीत राणा बस कुछ 35-36 हजार वोटों से जीती थी। एक अपना परभनी का था, वहां पे भी ऐसा ही कुछ 40,000 वोटों का मार्जिन था। और एक नांदेड़ का था, वहां पे 40-42 हजार वोटों का ये मार्जिन था। परभनी तो शिवसेना थी शायद, हाँ शिवसेना थी वहां पे, और शिवसेना के नांदेड़ में? पास ही। नांदेड़ में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था और ओके। बीजेपी 40,000 वोटों से वो सीट जीती थी। पर अभी नांदेड़ में अभी जो पिछले कुछ महीनों में हुआ, अशोक चव्हाण अभी बीजेपी में आ गए, तो इस बार तो वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है नांदेड़ का, क्योंकि एक तो अशोक चव्हाण का होम कैडर भी है और दूसरी बात कि मोदी जी और अमित शाह दोनों ने वहां पे रैली की है। ये काफी रेयर देखा जाता है कि दोनों एक साथ किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रैली करे।
तो इस बार वो सीट तो ऐसा लग रहा है कि 1 लाख के आसपास वोटों से जीत जाएंगे वो। अमरावती अभी भी क्लोज कॉन्टेस्ट ही लग रहा है, क्योंकि पिछली बार नवनीत राणा इंडिपेंडेंट लड़ी थी तो काफी मुस्लिम वोटर्स का उनको समर्थन मिला था, और आईएनसी हो या शरद पवार हो, उन्होंने एक्सटर्नल सपोर्ट उनको डिक्लेयर किया था। तो 15% मुस्लिम वोट और कुछ 20% 20-22% दलित वोट है वहां पे, तो उनका काफी समर्थन उनको वहां मिला था। पर इस बार क्योंकि वो बीजेपी से लड़ रही है तो वो परसेंटेज शायद ड्रॉप हो जाएगा। और दूसरी बात वहां पे वीबीए कितनी सीटों पे लड़ रही है? वीबीए तो ऑलमोस्ट हर सीट पे लड़ रही है। यहाँ पे भी 1 मिनट, अमरावती में वीबीए का ये कैंडिडेट है इस बार। अमरावती में आनंद अंबेडकर है, वीबीए डायरेक्टली नहीं लड़ ली, पर प्रकाश अंबेडकर का जो भाई है आनंद राज अंबेडकर, और अंबेडकर का ग्रैंडसन, वो वहां से लड़ रहे हैं। और वीबीए और एमआईएम दोनों ने उनको एक्सटर्नली सपोर्ट डिक्लेयर किया है। तो अगर ये अच्छा खासा वोट ले जाते हैं वहां पे, अगर मुस्लिम और दलित वोट, तो वहां पे शायद छूट सकती है बीजेपी के लिए सीट, पर वो क्लोज कॉन्टेस्ट है। ये 40% का जो सेक्टर है मुस्लिम दलित वोट का, वो अगर बीएसपी का भी वहां पे कैंडिडेट है, तो अगर वीबीए और ये नहीं, तो बीएसपी, आनंद अम्बेडकर किसकी तरफ से लड़ रहा है? वो रिपब्लिक पार्टी है अलग से, उसको एक्सटर्नली वीबीए और एमआईएम ने सपोर्ट किया है। तो वो तो मतलब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया ना वहाँ पे। हाँ, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है वहां पे। और पिछली बार वीबीए को 65,000 वोट मिले थे और इनका जीतने का मार्जिन 36,000 था। तो इस बार एमआईएम भी सपोर्ट कर रही है, तो वो अगर 1-1.25 लाख वोट तक चला जाए अगर आनंद हाँ। अंबेडकर का, तो फिर नवनीत राणा आराम से जीत सकती है सीट 50-60,000 वोटों से। ओके। बाकी यहाँ पे थर्ड सीट अपनी परभनी में कॉन्टेस्ट था, वहां पे शिवसेना के पास ही है वो सीट 99 से, और 2014 और 2019 दोनों में संजय यादव वहां पे जीते थे। पर इस बार वहां पे संजय यादव और महादेव जानकर, जो एक अलाय पार्टी है महायुति में, तो महादेव जानकर वहां से लड़ रहे हैं। वहां पे मेन एक जो फैक्टर था उनको टिकट देने का, वो कास्ट इक्वेशन था। तो वहां पे कुछ 9 लाख ओबीसी वोटर्स है, जिसमें से 3 लाख जो है वो महादेव जानकर के कास्ट के, धनगर कास्ट के। तो अगर वो वोट उनको एनमास चले जाते हैं और ओबीसी वोट अगर बीजेपी की तरफ आता है, तो शायद इनका विनिंग परसेंटेज अच्छा हो सकता है। और मराठा वोटर्स वहां पे स्प्लिट हो रहे हैं। एक तो एक शायद तुपकर है, जो एंटी गवर्नमेंट फार्मर लीडर है। तो अगर वो 50,000 1 लाख वोट ले जाते हैं, तो फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे का गठ और ये महादेव जानकर, इसमें फिर वो कॉन्टेस्ट रह जाएगी। और उद्धव ठाकरे के वोट में से जो तुपकर है उनको 1 लाख मिल जाए, तो महादेव जानकर की सीट आराम से छूट सकती है। अच्छा, इसमें जो है ये बताएं कि पिछली बार मराठा वोट किस तरफ पोलराइज थे? पिछली बार तो अच्छा खासा बीजेपी को वोट हुआ था मराठाओं का, पर इस हम्म। बार आई थिंक बीजेपी इज बैंकिंग मोर ऑन ओबीसी वोट, क्योंकि एक थोड़ी सी एक नैरेटिव बनाया गया था शरद पवार की पार्टी ने कि बीजेपी इज प्रो ब्राह्मण, प्रो ओबीसी पार्टी, और मराठाओं पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो थोड़ा सा एक मराठा वोट स्प्लिट हो सकता है शरद पवार और बीजेपी में। ओके, तो आप ये 8 सीट जो हो गई है इनका क्या हिसाब किताब बताते हैं? बीजेपी के जो 3 सीट थे वो तो बीजेपी आराम से रिटेन कर रही है। अमरावती में डिपेंड करता है कि वंचित बहुजन अघाड़ी मतलब आनंद अंबेडकर को कितने वोट मिलते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि बीजेपी जीतेगी या नहीं। शिवसेना के पास जो 4 सीट थी उसमें से 2 तो वो जीत रही है। हिंगोली की एक ऐसी सीट है जो अब तक कभी भी जो इनकम्बेंट एमपी है वो जीता नहीं है। तो बीजेपी तो आज तक एक भी बार नहीं जीती, और इनकम्बेंट एमपी वहां पे कभी भी जीता नहीं है। तो हिंगोली की सीट शायद वंचित बहुजन को जा सकती है, ये ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि जो महायुति का भी कैंडिडेट है और जो महाअघाड़ी का भी कैंडिडेट है, दोनों का उतना ग्राउंड पे ये पकड़ नहीं है, क्योंकि तीनों जो कैंडिडेट है वहां पे हिंगोली में, वो तीनों फर्स्ट टाइमर्स है। और वहां पे वीबीए को थोड़ा सा ये लोगों का सपोर्ट ज्यादा है, तो एक वो सीट हिंगोली की सीट वीबीए को जा सकती है।
और एक और सीट है जहाँ पे क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है, अपना यवतमाळ माशी। तो वाशिम सीट जो है वहाँ पे पिछले 3 बार से जो है वो ये गवड़ी जीत रही थी। 1 मिनट। भावना गवड़ी वो 2009 से वहाँ जीत रही थी, और पहले यवतमाळ वाशिम भी अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी। तो वाशिम भी उन्होंने पहले लड़ा है और जीता है। पर इस बार वो कुछ उन पे करप्शन चार्जेस थे, तो वहाँ पे एक कैंडिडेट चेंज कर दिया है। तो हिंगोली का जो शिवसेना का कैंडिडेट था, उनको वहाँ से टिकट काट के उनको पत्नी को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिया गया है। तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गठ है, उनके और एकनाथ शिंदे में ये कॉन्टेस्ट है। तो वो थोड़ा-सा इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट वहाँ पे चल रही है कि ये बाहर से लाके यहाँ पे कैंडिडेट दिया है। पर एकनाथ शिंदे ने वहाँ पे काफ़ी काम किया है, 4 बार वो वहाँ जाके आए, और शिवसेना के भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो वहाँ पे काफ़ी ग्राउंड पे उन्होंने काम किया है। तो जीत तो सकती है शिवसेना, पर क्लोज कॉन्टेस्ट होगा वहाँ पे भी। So I think 3 BJP, 3 Shivsena, 1 close contest and 1 for VBA. ओके, तो ये हो गया। ये बताइए कि 3 सीटें अभी भी बाकी हैं, ठाणे और मुंबई की 2 सीटें, जिन पे अभी तक फैसला नहीं हुआ है किसको जा रही हैं, अभी क्या सिचुएशन है? ये तो अभी डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे, एकनाथ शिंदे भी नहीं कर रहे, और बीजेपी भी थोड़ी सी बच रही है अभी, क्योंकि इंटरनली काफी मुंबई नॉर्थ और मुंबई साउथ के लिए भी बीजेपी भी दावा कर रही है और शिवसेना भी दावा कर रही है। वैसे ही नासिक के लिए भी एक कंटेस्ट चल रहा है, शिवसेना को उनका चाहिए। एनसीपी में भी छगन भुजबल ने पहले क्लेम की थी, पर वो मराठा वोटर्स का रिसेंटमेंट था उनके अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मराठा रिजर्वेशन मिल जाएगा तो ओबीसी का रिजर्वेशन चला जाएगा। तो वो थोड़ा-सा अपोज़ कर रहे थे मराठा रिजर्वेशन को, तो वो थोड़ा-सा उनको बैक फुट पे जाना पड़ा। पर एनसीपी अभी भी थोड़ा क्लेम कर रही है उस सीट को। परसों गोपीनाथ मुंडे की जो लड़की थी पंकजा मुंडे, उनको अभी वहाँ बीड की सीट मिली है, तो उनकी जो बहन है प्रीतम मुंडे, जिन्होंने पिछली बार लड़ा था वहाँ से, तो वो कह रही है कि प्रीतम मुंडे को भी हम नासिक से लड़वाएँगे। तो एक नासिक के लिए भी तीनों पार्टियों में चल रहा है, मुंबई साउथ के लिए बीजेपी शिवसेना में चल रहा है, पर अभी कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे कोई। वो अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या डिसीजन लेते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कर्नाटका और केरला की। कर्नाटका में 14 सीटें थीं और केरला में 20 सीटें। तो केरला में तो जो समाचार आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब की बीजेपी के लिए कोई भी सीट जीतना मुश्किल है। और आप बताएं, आपके अगर कुछ, अभिषेक जी। मुझे लगता है कि त्रिशूर और ये दोनों सीटों पे बहुत अच्छा फाइट हुआ है। ये कहना मुश्किल होगा कि बीजेपी दोनों सीटें हारी। मेरे हिसाब से बीजेपी दोनों सीट पे बहुत अच्छा फाइट कर रही है, तो अब देखना होगा कि जीत भी सकती है। और दूसरी बात, इसको लेकर के जो बात हो रही है, आशिकों के सुरूर शशि थरूर, तो वो तो खुद फंसे-फंसे से हैं। आशिकों के वो ये तो ठीक है। फंसे-फंसे हैं। ऐसा तो नहीं है। अ, अब कर्नाटक पे आते हैं थोड़ा-सा। कर्नाटक में ये एक्चुअल में अभिषेक जैसों ने शशि थरूर को बड़ा बदनाम किया हुआ है। अभी हाँ, एक काम तो ये जगह सब करते हैं उल्टे, और बदनाम शशि थरूर को हाँ, करते हैं। वो बेचारा जो है वो अभी एक और कोई पता नहीं बुलडोजर का वो क्या था, उसमें कोई लेडी थी, वो उसके कान में कुछ कह रही थी, उस पर पता नहीं क्या-क्या लिख रखा है लोगों ने। तो ऐसा कैसे अरे मैंने मतलब कहाँ कुछ रखा है? लोग तो उसको मोए-मोए कर रहे हैं। पता नहीं लगता महुआ है मोइत्रा के बारे में लोग क्या-क्या बोल रहे थे। पता नहीं, मेरे भी कान में आवाज़ आती है तो मैं सुन लेता हूँ, ग्राउंड पे हूँ तो आती है सर आवाज़ें, तो बोलता हूँ, इसमें क्या है? इतना लोगों डिफेंसिव को भी क्यों हो रहे पता होना चाहिए। हैं? मैं कर्नाटक की कुछ सेफ सीटों पे बात करूँगा, जहाँ पे कुछ चीज़ें फँसी हुई है, उसके ऊपर बात करूँगा। एक बात अ, मैं पहले आपको बता दूं, एक चीज जी। कि कर्नाटक का आप थोड़ा सा कर्नाटक, एक मिनट देखते हैं, सामने लाते हैं। कर्नाटक का एक थोड़ा सा ये हुआ कि आप ये देखें कि शुरू में कर्नाटक में पोलिंग बहुत स्लो थी, बहुत ही स्लो थी। और जब जब रुझान आया था, तो कर्नाटक में 10% से कम वोट पड़े थे।
और बाकी सभी जगह अच्छे वोट पड़े थे। और जब ये लास्ट में आया, आप देखें कि बेंगलोर जैसी जगह पे भी, और बेंगलोर साउथ जैसी सीट भी इस बार 52% क्रॉस कर गई। हाँ, पता नहीं पिछली बार की थी कि नहीं की थी। हाँ, तगड़ी वोटिंग 53.7 हुई। थी, और अभी भी वहाँ पे 53% वोट पड़ गए। और बेंगलोर रूरल में आपके पिछली बार से ज़्यादा वोट पड़े। तो ये ओवरऑल जो है टर्नआउट 68.38% जो गया है, वो पिछली बार से ज़्यादा है कर्नाटका में। मैं वही कह रहा हूं कि जहां पर कैडर है, जहां पर फाइट होना है, वहां पर फाइट हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं। अब दो चीजें हैं, कर्नाटक के बारे में विश्लेषण करूं उससे पहले नेहा को श्रद्धांजलि भी दे दें, और नेहा का इम्पैक्ट भी है। ये दोनों चीजें हैं। जो कुछ भी हुआ वो तो दुखद था ही, लेकिन जो एक एंगर है वो दिखता है। उडुपी चिकमंगलूर कोटा श्रीनिवास पुजारी लड़ रहे हैं और जयप्रकाश हेगड़े के अगेंस्ट लड़ रहे हैं कांग्रेस से। ये सीट 70-30 है, 70 बीजेपी की तरफ, 30% समवेयर कांग्रेस। हासन सीट क्लोज है, हासन सीट क्लोज है। दक्षिण का हासन सीट में प्रज्वल रेमन लड़ रहे हैं जेडीएस से ही, वो जेडीएस के खाते में सीट दे दी गई थी, वो क्लोज है। दक्षिण कन्नड़ा में कैप्टन ब्रजेश चौटा मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल और ठीक ठाक मार्जिन से आगे दिख रहा है। चित्रदुर्गा सॉलिड सीट रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और है भी। तुमकुरु में वी सोमन्ना फंसे फंसे से हैं। ये सीट फंस रही है, ये सोच करके मैं परेशान हो गया। ये क्या हुआ? जेडीएस और बीजेपी के अलायंस का नुकसान है। सर, आपने कुछ 8 महीने पहले एक पोल किया था, आपने नहीं एक्चुअली, जो चिंतामणि सर हैं उन्होंने एक पोल किया था, तो आया था रिजल्ट में कि बीजेपी जेडीएस के साथ लड़ेगी तो 21-22 आएगी, लेकिन अकेले अगर लड़ती है तो 24 से अधिक जा सकती है। जयपुर डायलॉग्स में ही हम लोग वो शो 8-9 महीने पहले हाँ, संभवतः वो काफी पहले किया था। हाँ। जी, वो इम्पैक्ट है वहां पे तुमकुरु में, और अदरवाइज तुमकुरु सीट फंसनी ही नहीं चाहिए। लेकिन देखिए अब सुमन्ना साहब का क्या है। मैसूरू ये भी बहुत क्लोज है, एम लक्ष्मण के अगेंस्ट में कृष्णदत्त खड़े हुए हैं। तुमकुरु में 77.58% हो चुका है, अभी और हाँ, बढ़ेगा। तो हाँ, वहां मैं वही, पिछली बार से ज्यादा वोट पड़े। अब वही देखना है कि वो लास्ट का वोटिंग, वो 3 दिन तो लगेगा ना सर अपडेट आने में भी, तो हम फिर प्रॉपर एक ओवरऑल मेरा अनुमान ये है कि पिछली बार से अच्छा वोट पड़ा है कर्नाटका में। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? वैसे तो बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। नहीं, देखिए बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने एक बोला ना कि वो नेहा वाला फैक्टर, ग्राउंड की जो सिचुएशन है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, वो आप बता सकते नहीं, कभी कभी तात्कालिक कारण बहुत इंपैक्ट कर देता है सर। वैसे तो अब 1857 की क्रांति के कई कारण थे, लेकिन अब सुअर और गाय की चमड़ी वाला जो हम पढ़ते आए हैं वही तात्कालिक कारण मान के चलते, और वही विस्फोट का कारण था, सिपाही विद्रोह का कारण था। उसी प्रकार से हिंदुओं के विद्रोह का कारण जो आप देखिए मोदी जी की प्रचार में वो लगातार वो पिच किया गया है। अगर पिच नहीं किया गया होता तो और बात थी, लेकिन वो लगातार पिच किया गया कि वो हनुमान चालीसा बेचारा पढ़ रहा था, उसको जेल में डाल दिया गया। वो तो कांग्रेस के लीडर को ही इंसाफ नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। वो इसका एक लार्ज इंपैक्ट हुआ है। इसी वजह से आप देखेंगे कि बेंगलोर शहर में भी बहुत ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। बेंगलोर रूरल में तो ऑब्वियस सी बात है, चलो ठीक है, लेकिन तेजस्वी सूर्या वाले कंस्टिट्यूएंसी पे भी अगर इतनी अच्छी वोटिंग हो रही है तो वो इंपैक्ट है। वो तेजस्वी सूर्या के अगेंस्ट भी इन लोगों ने फालतू में बनाने का कोशिश किया। तो कांग्रेस बचाने के चक्कर में सब कुछ बहुत तेजी से कर्नाटक में ग्राउंड लूज कर्नाटका में ग्राउंड लूज कर रही है। एक और मुद्दा है जिसपे किसी भी विश्लेषक का ध्यान नहीं गया है। अभी चुनाव के समय तो पानी मिल रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ कन्नडिगा हमारे मित्र और भाई बंधु के फोन आए थे इलेक्शन से 2-3 महीने पहले, जो वहां पे वाटर टैंकर घूमते हैं कर्नाटका में। वाटर क्राइसिस हुआ था अभी वहां पे,
और वाटर टैंकर 6-7 इनफैक्ट कहीं कहीं 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस में घूम रहे थे, और टैंकर माफिया का कांग्रेस सरकार के साथ साठगांठ होने का जबरदस्त प्रभाव है। इसको लेकर के भी वोटिंग हुई है जी। एक बात आप बताएं, मेरे पास जो मैसेज आया है हमारी टीम से, कहता है कि भाजपा 14 की 14 सीटें जीत सकती है, इंक्लूडिंग बेंगलोर रूरल। जीत सकती है सर, जीत सकती है। तो ये सिचुएशन बन रही है। अब ओंकार जी, पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है? वहां तो स्थितियां और भी गंभीर होती जा रही हैं। मैं अब दिन तो में दिन में एनएसजी भी पहुंच गई वहां पे। जी जी, वहाँ तो कुछ बरामदगियां हुई हैं और विस्फोटक वगैरह मिल रहे हैं संदेश खाली इलाके में। और ये निश्चित रूप से जिस तरीके से ममता बनर्जी दौड़ी दौड़ी सुप्रीम कोर्ट गई हैं और जो भी कार्रवाइयां चल रही हैं उनको रुकवाने की कोशिश कर रही हैं, अब देखिए वहाँ से जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ममता बनर्जी की इस हड़बड़ाहट और घबराहट को एक तरीके से रेखांकित करने वाली हैं। और जिस तरह की सूचनाएं पिछले दिनों आई हैं और जो रिपोर्ट्स आई हैं संजय जी के, भारतीय जनता पार्टी जो हम सोच रहे थे कि उलट हो जाएगा, यानी 22-23 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी और 17-18 जो है वो टीएमसी लटक करके रह जाएगी। अब तो वहां से सूचनाएं आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 25 से 32 सीटें तक जीत सकती है और टीएमसी जो है वो 10 से लेकर के 15 सीटों के बीच में कहीं लटक सकती है। ममता बनर्जी के जो तमाम तरह के ये रिएक्शंस आ रहे हैं, जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, ये भी बताती है। और मुझे लगता है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी, पहली बार अमित शाह, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने आक्रामक हैं और एजेंसियां इतने अलर्ट पर हैं कि अगर कहीं से कोई सूचना आ रही है तो भले ही एनआईए के ऊपर अटैक हो चुका, भले ही ईडी के अधिकारियों को पीटा जा चुका, पर उनका मनोबल 7वें आसमान पर है। जहां से जो सूचना मिल रही है जाकर के वो दबोच रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में बहुत दिलचस्प सब कुछ हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है होता हुआ। और मुझे लगता है कि इन लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे वो ममता बनर्जी के विधानसभा चुनाव में उल्टी गिनती के प्रमाण होंगे, बल्कि शुरुआत हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल से तो सूचनाएं कम से कम जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है उसके लिए शुभ आ रही हैं। जी, आपके पास क्या सूचना है? तीनों सीटें जीती जा रही हैं अभिषेक जी? संभवतः तीनों सीटें जीती जा रही है। बालूरघाट में भी सुकांत मजूमदार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बाकी 2 सीट पे तो कोई दिक्कत था भी नहीं। 3 दिन पहले एक बयान आया था सर शुभेंदु अधिकारी का, ये कॉन्फिडेंस के लिए था कि लोकसभा चुनाव के 3 महीने के भीतर टीएमसी की सरकार गिर जाएगी। अब ये बयान क्यों दिया गया था? जो कैडर है उसके मन में ये था कि इस बार कहीं दे देंगे फिर 2021 ना हो जाए। और शुभेंदु अधिकारी किस कॉन्फिडेंस पे दे रहे हैं, तो उसका उत्तर आज मिला है। जैसे कि आज फिर एनएसए पहुंच गई है बॉम्ब स्क्वाड संदेश खाली में, उससे पहले सारी चीजें हो रही है। ये सब लेयर बनाए जा रहे हैं कि एक बार जब लगा देंगे ना राष्ट्रपति शासन, तो सुप्रीम कोर्ट भी उठा के ये ना कर पाए कि नहीं नहीं, वो साबित करेंगे वहां पर कि ये हो गया है यहाँ पर, अब बर्दाश्त के बाहर है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के संदर्भ में पहले से ही बोल के सुप्रीम कोर्ट भी फंसा हुआ है। बाकी आज ईवीएम पर तो खेल हो ही गया है। तो मुझे को तो कोई नहीं लग रहा है कि छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में ईवीएम कुछ पे ज्यादा है। आपने अच्छा याद दिलाया साहब, वो ईवीएम वाला तो बहुत ही मजा आ गया। अब तो ना उगलते बनेगी ना निकलते बनेगी, अब किस पे रोएंगे? गंगा जल फिल्म का एक संवाद था, ये तो साला होना ही था।
तो जहां कोई डाउट था नहीं वहां पे, हाँ प्रशांत भूषण डाल के आए हैं वोट। अब वोट डाल के आए हैं तो पता नहीं वीवीपैट में दिखा है उनको या कुछ नहीं दिखा है, वो तो वही जानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा सुना, तथ्य सुने, उसके बाद उनको लिटरली डांट के भगा ही दिया। तो अब नहीं उसके नहीं, ऊपर भी वो क्या? पता चला है कि प्रशांत भूषण, राहुल गांधी और योगेंद्र यादव वगैरह ये सब मांग कर रहे हैं कि साहब ईवीएम के बजाय एक मतपेटी रखी जाए, हमारे लिए एक मतपत्र छापा जाए, हम तो उसी में डालेंगे, हम ईवीएम में वोट डालेंगे ही नहीं। हाँ तो मत डालिए। तो लेकिन डाला है वो तो आज प्रशांत भूषण। बड़ी समस्या है। और एक बस मेन बचती है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो कुछ थोड़ी सी अजीब सी दिखी, क्योंकि वहां पर काफी कम गया है मध्य प्रदेश में वोट। काफी कम गया है, क्योंकि टीकमगढ़ में आप देखिए 58% है और पिछली बार 66% से ऊपर था। दमोह में 55% के आसपास है, पिछली बार 66% था। खजुराहो में तो बहुत बुरा हाल है। खजुराहो में तो खजुराहो में कॉन्टेस्ट ही नहीं है ना, इसलिए हाँ, बुरा हाल है। मतलब 53% पड़ा है, जबकि पिछली बार 68% था। देखिए खजुराहो में क्या हुआ था, खजुराहो की सीट जो थी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी, और समाजवादी पार्टी वाले ने अपना पर्चा करवा लिया रिजेक्ट, और वहां पे अब बीजेपी के सामने कोई है ही नहीं, तो फिर वो कैसे अब वोट पड़े। हर जगह वही हाल है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग कम परसेंटेज पे बात तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा चुनाव जिसमें पता होता है कि प्रो इनकम्बेंसी पे जा रहा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी विशेष नहीं है, उसमें ऐसा होता नहीं है कि परिवर्तन के लिए वोट बढ़ चढ़ के होगा। कहां से होगा सर? 2019 का एक ऐसा चुनाव था जहां पर कम से कम यूपी में बीजेपी के अगेंस्ट जो अलायंस था वो दावा कर रहा था कि हम भी 50 सीट जीतेंगे। यहाँ क्या दावा करेंगे? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? यहाँ तो रैलियां नहीं हो रही है, और ज्वाइंट एक आध रैली हुई तो वहां पर लोग नहीं, उससे ज्यादा तो पत्रकार घूम रहे थे जितने लोग थे। ये तो स्थिति है सर। इस बार ऐसा लग रहा है कि सबने वॉकओवर दे दिया है नरेंद्र मोदी को कि यार हम क्या खर्च करें। राजस्थान में तो लड़ाई अच्छी की है इन्होंने। राजस्थान में अच्छी लड़ाई हुई। अच्छी लड़ाई की है। राजस्थान का भी आपको बता दूं कि ये जो 13 इसमें हुआ है, तो वैसे अगर कंपेयर करेंगे हम इसको 2019 से, तब तो कम है, लेकिन पहले चरण के मुकाबले करीब आप समझिए कि लगभग पहला चरण जो था वो 58% था, और दूसरे चरण में अभी तक 64% हो चुका है। ओवरऑल जब आएगा तो आप देखेंगे कि 2019 के बराबर आ जाएगा ये लगभग। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो बांसवाड़ा में 72%, बाड़मेर में 73%, ये पिछली बार से बराबर या अधिक हैं। भीलवाड़ा जैसे क्षेत्र में भी 60%, यानी 60% से कम तो कहीं है ही नहीं। कोटा जैसे शहर में जहाँ शहरी क्षेत्र अधिक है, वहाँ भी 70-71% हो गया। तो मैं वही कह रहा केवल हूँ। राजसमंद और टोंक सवाई माधोपुर ऐसे हैं जहाँ 60% से कम है। और इसमें जो है ये, यदि बाड़मेर को छोड़ दें तो बाकी सारी सीट्स जो है वो पोटेंशियल दिख रही हैं बीजेपी के लिए फिर से। जहां जहां फाइट है वहां वोटिंग अच्छी हुई है, लेकिन जहां फाइट नहीं हो रहा है वहां पर बहुत ड्रॉप है। आप महाराष्ट्र में, मैं वही कह रहा था कि महाराष्ट्र को हम देखने का प्रयास करते हैं, कैडर विहीन है, बूथ पर लोग नहीं है, अपने लोग कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। जिसको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है उसको अपना अलग अलग बूथ पे प्रतिनिधि कहां से मिलेगा? स्थिति ऐसी है कि ऑब्वियस सी रीजन है, ड्रॉप होगा ही वोट। तो आइए अब चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। दर्शकों के प्रश्न हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि छोटे छोटे उत्तर ही दें। मनमोहन जी कह रहे हैं थिंग्स माइट बूमरैंग इन केस पीसफुल गेट मोर पोलराइज्ड as Modi has been very direct before phase 2. Hindus as usual divided on the fault line
ऐसा लग तो नहीं रहा है मनमोहन जी, ये आपका अनुमान जो है वो मेरे विचार से तो सही नहीं, जो भी हमने डिस्कशन किया उस हिसाब से। JR, hello sir, 16 crore EPF accounts were created from 2014. Please put some light on this regarding employment generated. भाई देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तो अभी अभी कल रिपोर्ट आ गया है, लेकिन ये लोग तो कोई रिपोर्ट मानते ही नहीं ना, ये तो केवल जो है वो यूएस की रिपोर्ट मानते हैं। तो इसीलिए कह दिया कल MEA ने साफ साफ कि भाई तुम अपने काम से काम रखो, और जो कुछ जो तुम्हारे यहाँ जो कर रहे हो वो तो पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच का तुमने अतिक्रमण कर दिया, और हमको तुम उपदेश देते हो। तो उनके यहाँ जो ये सारी बातें आ रही हैं, वो जो यूएस में रिपोर्ट जनरेट हो रही है उनके बेसिस पे आ रही है। हमारा NSSO का डेटा जो है वो आता है, वो लगातार कह रहा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, और वो इससे corroborate होती है जो EPFO डेटा है। लेकिन आप यदि योगेंद्र यादव को समझा सकते हो तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। JB SDG, as a Punjabi, a UP person told me on so many PMs from UP that UP का बच्चा तो माँ के पेट से राजनीति सीखकर जन्म लेता है। Then why low turnout in UP? ये भी एक स्ट्रेटजी है। सर नहीं सर, रहेगा तब तो वोट करेगा। यूपी के बहुत सारे लोग होली के बाद लौट के नहीं आए, और ईद के जो मनाने आए थे जुलाहे, वो गरीब जुलाहे ईद मनाने के बाद फिर से मजदूरी करने पहुंच गए बेंगलोर, छत्तीसगढ़, बेंगलोर, चेन्नई और फलाना ढिमकाना जगह, तो कहां से आएंगे सर? Next, Manmohan Mishra ji. NRIs are getting reports that things, especially in Bihar, Rajasthan, are not good. हमने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। B should be in place in case things get haywire. Nitish is a liability. हाँ, necessary liability. Next, Viren Gojia. Sir, I have closely followed the last two general elections. Both the times BJP overwhelmingly surpassed the exit polls. 406 is not a dream anymore, is it? मैं तो भाई I will stick to my opinion poll, which gave them less than 400. Only 5 less than 400 though. लेकिन मुझे लगता है कि ये 370 के आसपास, 75 के आसपास रहेगा। आई थिंक एनडीए 380-360 के बीच में कहीं रहेगी। वही। Vignesh Prabhu, in Bangalore seats we have to add 12 to 13% as voter list consists of relocated, died people, etc., which are not removed from list. So 55% means it is 67-68%. Important point. बहुत important point. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Very important point. अभय जी कह रहे हैं, जय श्री राम. Your team doing great job. Wish you all the best to defeat vicious narratives funded by Western agents. आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हर्ष सर, with due respect, Chintamani prediction is giving chinta to us. Many your sources seem to mislead you. अच्छा, Modi ji is winning bigger than 2019 for sure. We will be very happy if that happens. हम तो खुशी होंगे भाई। हमें कोई दिक्कत थोड़ी, लेकिन हम we have to be very very realistic. We cannot be carried away by emotions. Karan Nainwal, superficial analysis. Gap in turnout percent is equal to increase in total voter percent. So total votes polled is approximately equal. ऐसे नहीं होता है, देखिए क्लीनिंग भी होती है रोल्स की। जहाँ क्लीनिंग नहीं होगी वहाँ कम हो जाएगा, जहाँ क्लीनिंग होगी वहाँ पे तो ठीक ही रहेगा। राजीव शर्मा, गाजियाबाद 5 विधानसभा के मेन सिटी से निवास के टाइम के बाद बीजेपी के लिए एक तरफा वोट हुआ है, बम्पर मार्जिन से जीत होगी। गाजियाबाद, देखिए बताएं मैं गाजियाबाद में ही बैठा हूँ, मैंने गाजियाबाद में ही वोट कास्ट किया है आज। गाजियाबाद में तो एक तरफा सी ही रहती है भाई, वीके सिंह की जीत भी आप देख लो। तो गाजियाबाद का तो मिजाज ही एकदम प्रो बीजेपी है, तो यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अतुल गर्ग बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं।
बिल्कुल सही आकलन। आई एम In रियली Kerala, सरप्राइज्ड Vignesh दैट वी आर Prabhu ji. डिस्कसिंग गाजियाबाद। गाजियाबाद का नाम तो चेंज करना है ना, कौन सा प्रस्थ है वो? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ नहीं, इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली है। पान प्रस्थ है नहीं, पान प्रस्थ तो पानीपत है। करवा गजप्रस्थ, देंगे। गजप्रस्थ, गजप्रस्थ है, गजप्रस्थ। गाजियाबाद गजप्रस्थ। बाबा का जो मन रख दे, कौन रोकेगा? Vignesh Prabhu, in Kerala, Trivandrum, Thrissur under stiff fight. Attangala and Palakkad, if counter polarization happens, BJP will make it through. धन्यवाद विघ्नेश जी। केरला के पास हमारे पास बड़ी स्केची इन्फॉर्मेशन है अभी तक, तो आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज वेरी यूजफुल। जय श्री गजानन, लेटेस्ट फेज 1 टर्नआउट रिपोर्ट ECI ओवरऑल शोज 69.6%. राजस्थान, यूपी, बिहार only show little bit less turnout. जी जी, वही है, 1-2% का इधर उधर हो। अभी तो कल और अपडेट होगा, कल परसों और अपडेट होगा इस पर। हाँ, थोड़ा वेट करेंगे। विघ्नेश प्रभु, इन कर्नाटका, चामराजनगर, तुमकुरू, कोलार, मांड्या आर toss-up seats. Toss-up seats. Reason is punctured candidates fielded by BJP and JDS and very late campaign. Congress hit the ground much earlier, JDS nowhere on ground. Okay, Vignesh ji, thank you. R.K. Rai, 3-4% कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतने नए वोटर जुड़ जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स उतना ही पड़ता है। यस, पॉइंट। देवाशीष चैटर्जी, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स इन वेस्ट बंगाल आर कंट्रोल्ड बाय मुस्लिम वोट्स इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स? अबाउट 6 or 7। हाँ, बता देता हूँ आपको, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, आपका बहरामपुर, बशीरहाट और आपका जयनगर और मथुरापुर, ये 7 सीटें प्लस डायमंड हार्बर, ये 8 सीटें। मैं वही सोच रहा था, डायमंड हार्बर का नाम नहीं छूट रहा है। नेक्स्ट, टाइफून 2, 93 बीजेपी सीट सो फार, प्रोबेबल बीजेपी टैली। नहीं जी, देखिए इसमें 52 जीती थी पिछली बार। दिस टाइम इफ यू ऐड जो हमारे हिसाब से जो हो रहा है, तो उनकी सीट्स जो हैं वो लगभग उतनी ही रहेंगी, क्योंकि दे लूज 1 or 2 इन राजस्थान, losing 1 definitely in Rajasthan, which is Which one? बाड़मेर। नंबर 3 पे है कांग्रेस भाई निकल रही है। कैंडिडेट। आपका कैंडिडेट नंबर 3 पे है, उसके बाद नहीं वो ठीक है, मतलब कांग्रेस निकल रही है। कांग्रेस भी निकल सकती है, तो ये तो कल डिटेल जब आएगा तब और पता लगेगा। बाकी एक सीट जो राजस्थान से लूज करेगी वो यूपी में मेकअप हो जाएगी। हाँ, और बिहार में कोई कॉन्टेस्ट है नहीं, वेस्ट बंगाल में सेम रहेगा, MP में भी सेम रहेगा शायद, और महाराष्ट्र में भी सेम रहेगा, बीजेपी एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न। कर्नाटका में भी सेम रहेगा, महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र में एक ऐड हो सकती है, हरियाणा की सीट ऐड हो सकती है, और केरला में 1-2 सीट हो सकती है। तो 52 जो है वो मोर और लेस 52 बढ़ जाएगा तो 55 हो जाएगा, मतलब एक स्टेटस को वाला इलेक्शन है। पिछली बार जो था फेज 1 में, उसमें उनकी 42 सीट्स थी, वो 52 तक जाएगी। नेक्स्ट, तो हो गई फिर 52 प्लस 52 104। ठाकुर कमांडो, अभूतपूर्व और अभिनव कंटेंट सर, जय श्री राम, धन्यवाद। MGIMS सर, वारदा सीट महाराष्ट्र इज डिफिकल्ट, योर व्यू, पीपल अगेंस्ट बीजेपी, लॉट ऑफ वोटिंग फॉर तुतारी शरद पवार। तुतारी हम लोग तूतड़ी बोलते हैं भाई। नहीं, वर्धा सीट पे तो एक्चुअली इतनी कंटेस्ट है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जो था तो वो बीजेपी का कैंडिडेट 53% वोट शेयर से जीता था वहां पे, और कुछ 2.25 लाख का मार्जिन था। और इस बार तो बीजेपी एम कर रही है कि और कम से कम 5%
इंक्रीज करे वोट शेयर। तो यहाँ पे वर्धा में तो बिल्कुल ही कंटेस्ट नहीं है। ओके नेक्स्ट, तुषार मिश्रा, सभी को इस्तिंजा, इलाहाबाद सीट फंस सकती है, कोई चांस नहीं है क्यों इलाहाबाद फंसेगी? सीट फंसने इलाहाबाद, प्रयागराज सीट क्यों फंसेगी भाई? का। कोई नहीं, अभी ऑफिशियल नाम अभी भी इलाहाबाद है भाई। मल्लिकार्जुन हम तो बाबा को ही ध्यान में रखते हो, क्या पता बाबा बोलेंगे ये भी देखो JDG इलाहाबाद। online plans have issues. When do a Dharmansh plan? It shows only $21 on payment page. Please check. Any plans for phase wise forecast? कर रहे हैं ना आपको phase wise. Opinion poll नहीं बोल सकते हम इसको, लेकिन हम आपको हिंट तो दे ही रहे हैं ना। ये मैं चेक करवा लूंगा जो ऑनलाइन प्लान्स का जो इशू है। धर्मराज सनातना, Karnataka Hindus need to vote BJP no matter what. I agree. Next. I am Marwa biggest fan. Social med open करने से 80% लेफ्टिस्ट हेवी लगता है, क्या करें ये? सोशल मीडिया 80% लेफ्टिस्ट कंट्रोल है। ओके। आज JR sir, in my constituency CPIM proxy voted 4,100 people who were in Dubai. Also any update on Rahul Gandhi? Is he contesting from other constituency? हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूरी अमेठी उनकी प्रतीक्षा कर रही है, आए तो उसी के बाद तो मजा आएगा। बाबा इसी भी के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा भी प्रतीक्षा कर रहे हैं बुलडोजर के साथ। अब तो एंडोर्स करने लग गए योगी जी बुलडोजर को। योगी जी क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि जेसीबी वालों को अब ब्रांड एम्बेसडर ऑफिशियली बाबा को बना देना चाहिए भाई, झुक के सलामी दे रहे हैं वो लोग। आज गार्ड ऑफ ऑनर मिला था अभी योगी जी को। तो गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। इसी के साथ आज का हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। रिकॉर्ड तो नहीं टूटा आज, बच गया। 1-1.5 हजार कम रह गया। अच्छा, अगले चरण में तोड़ देना। हाँ कोई बात नहीं, हम इसीलिए तो राहुल गांधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके कसीदे पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा और एक्साइटमेंट आएगा। आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ओंकार जी को, अभिषेक जी को और वरुण को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम।